हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू थिंक टैंक यूपीएससी टारगेट 2025 प्लेलिस्ट हमने लाइव कर दी है। एक वीडियो ऑलरेडी उसमें आ चुका है, दैट इज रिवर्स ऑफ इंडिया। फटाफट रिवीजन किया है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ये दो पार्ट में होगा। इसमें हम लोग दिल्ली सल्तनत करने वाले हैं, इसके बाद वाले में हम लोग मुगल इंडिया कवर करेंगे, मेडिवल इंडिया में, और फिर सेम पैटर्न पे एंशिएंट इंडिया भी करेंगे दो वीडियोस में। ठीक है, क्रिस्प एंड शॉर्ट रखना है। देखो, ये जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है ना, ये आपने पढ़ा होगा, कुछ आपने सतीश चंद्रा में पढ़ा होगा, कुछ आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा, कुछ आपने इग्नू नोट से पढ़ा होगा, यहाँ वहां। बट द इंपॉर्टेंट पार्ट इज द इंपॉर्टेंट टास्क इज कंपाइलेशन। यहाँ पे आपको एक जगह पे कंपाइल टर्म्स मिलेंगे, फटाफट देख लो, अपने नोट्स बना लो। हालांकि ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी कहाँ, थिंक टैंक यूपीएससी के टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे। ठीक है, तो फटाफट ये देखो, प्लेसेस इन न्यूज कराई थी, कर ली है, दोनों पार्ट हो गए हैं। तीसरा पार्ट आएगा जब आपका ये अप्रैल कंप्लीट हो जाएगा, मार्च के फर्स्ट वीक में हम ले आएंगे, माफ करना मई के फर्स्ट वीक में हम ले आएंगे। ठीक है, जिसमें हम अप्रैल तक कवर करेंगे। ठीक, तो फिलहाल ये देखते हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स इन न्यूज भी लाइव है। ठीक है, चलो फिर फटाफट देखते हैं। पहले तो हम क्या देखेंगे, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े टर्म। ठीक है, ये सब क्या है भाई, ये सब इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स हैं जो दिल्ली सल्तनत में थ्रू आउट द पीरियड, है ना, आपके सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में देखे गए। क्या है, पहला वजीर। वजीर कौन था भाई, वजीर चीफ मिनिस्टर हुआ करता था, है ना, या फिर कह लो प्राइम मिनिस्टर, दोनों सही है। ठीक है, इट्स जस्ट द नॉमेनक्लेचर। ओके, ठीक, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट या फिर इट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिस इन सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत। देन कम्स आरिज ए मुमालिक। ये कौन था भाई, हेड ऑफ द मिलिट्री डिपार्टमेंट। अभी हम लोग डिपार्टमेंट्स भी देखेंगे, ये डिपार्टमेंट का नाम नहीं है, उस डिपार्टमेंट को जो हेड करता था। चलो, दीवान अर्ज होता था ना मिलिट्री डिपार्टमेंट, बता दो कमेंट सेक्शन में कौन इसको इंट्रोड्यूस किया था। इंट्रोडक्शन इस डिपार्टमेंट का किसने करा था, किसने डिपार्टमेंट बनाया था ये। ठीक है, मामलुक डायनेस्टी के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सुल्तान्स थे। ठीक है, चलो अगला क्या है, काजी। काजी वाज द टर्म यूज फॉर एनी जुडिशियल ऑफिसर। ठीक है, अब आप देखोगे हेड काजी कुछ और बोलते थे, प्रोविंशियल लेवल पे जो काजी होते थे कुछ और बोलते थे, बट काजी क्या है, काजी इज लाइक जज, है ना। अब सुप्रीम कोर्ट का जज सुप्रीम कोर्ट जज कहलाएगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी तो जज है, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहलाता है। तो अलग अलग लेवल पे नाम अलग होते थे, बट काजी वाज द कॉमन टर्म फॉर द जनरल टर्म फॉर एनी लीगल ऑफिसर। इनका काम क्या था, शरिया लॉ के अकॉर्डिंग जस्टिस को डिलीवर करना। ठीक है, उसके बाद वकील दर। वकील दर कौन था, रॉयल हाउस होल्ड, मतलब जो राजा या फिर कह लो सुल्तान के जो हाउस होल्ड था, उसकी सारी जिम्मेदारी मैनेज करने की और जरूरतों को पूरी करने की वकील दर के हाथ में होती थी। ये सारे ऑफिशियल्स हैं। बारिद ए मुमालिक कौन था भाई, आपने देखा होगा क्या होता था, जो आपकी स्टेट की अपनी एसपीओ ने, जिसे हम लोग स्पाई सिस्टम कहते हैं, वो होता था ना, या फिर न्यूज एजेंसी, जितनी भी न्यूज होती थी, ये सब इसी ऑफिशियल के अंडर काम करती थी। बारिद ए मुमालिक, ही वाज द हेड ऑफ स्टेट न्यूज एजेंसी। ठीक है, सारे स्पाइस भी इसी के अंडर काम करते थे। ओके, ठीक, फिर आमिर मजलिस, ये कौन थे भाई, रॉयल फीस्ट एंड फेस्टिवल्स। ठीक है, ओके, जितने भी यहाँ पे इस्लाम से जुड़े लोग हैं, मजलिस के मतलब से, मजलिस होती रहती है ना, वहां से आप इसको याद कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। रॉयल फीस्ट एंड फेस्टिवल जितने भी होते थे, है ना, सुल्तान के थ्रू, उसके लिए जिम्मेदार कौन थे, आमिर मजलिस। फिर दाहिर मुमालिक, ये कौन थे भाई, रॉयल करस्पॉन्डेंस। ठीक है, इस डिपार्टमेंट को क्या बोलते थे, हालांकि आगे सारे डिपार्टमेंट से क्या कराया हमने, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन अलग, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन अलग, डिपार्टमेंट्स अलग, और जो मिसलेनियस टर्म्स है जो न्यूज में रहते हैं या फिर जो अक्सर पूछे जाते हैं वो अलग, चारों को अलग अलग हम लेकर आए हैं। ये है सेंट्रल। ठीक है, दाहिर मुमालिक दीवान है इंशा, वो थाना डिपार्टमेंट, और रॉयल कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब अगर एक सुल्तान को किसी गवर्नर को कुछ भेजना है, या किसी और राजा, किसी और प्रांत के राजा को कुछ चिट्ठी भेजनी है, लेटर भेजना है, कुछ वहां से आ रहा है, जो भी कम्युनिकेशन, जो करस्पॉन्डेंस है, उसको हेड कौन करता था, दाहिर मुमालिक। ठीक, फिर सदर उस सुदुर, ये कौन थे भाई, सदर ए जहां। दोनों अक्सर अक्सर स्पेशली इन द टाइम्स ऑफ तुगलक्स, ये दोनों एक ही इंसान के अंदर ऑफिस, क्या है, ये दोनों पोस्ट एक ही इंसान को दी जाती थी। जो सदर ए जहां होता था उसको सदर उस सुदुर बनाया जाता था। ये कौन भाई, रिलीजियस मैटर्स जो कि सदर उस सुदर, और सदर ए जहां जो कि जुडिशियल मैटर्स से डील करता था। अक्सर पहले के जमाने में आपको पता है जो रिलीजियस मैन होते थे, चाहे वो इस्लामिक सोसाइटी हो चाहे वो हिंदू सोसाइटी हो, दोनों में जो रिलीजियस इंपॉर्टेंट मैन होते थे वही जस्टिस का काम भी ज्यादातर देखते थे। ठीक है, ओके ओके, ठीक, ये बात हो गई। चलो आगे देखो, अब अगला क्या है,
आमिर हाजिब ये कौन थे भाई? ऑफिसर इन चार्ज ऑफ रॉयल कोर्ट। जो रॉयल कोर्ट था, जो अदालत होती थी सुल्तान की, उसका इंचार्ज कौन था? अमीर हाजिब। फिर काजी या मुमालिक, चीफ जस्टिस। काजी वॉज द कॉमन टर्म फॉर एनी लीगल ऑफिसर, एनी जज डिस्पेंसिंग द लॉ ऑफ शरिया, बट द चीफ जस्टिस वॉज कॉल्ड काजी या मुमालिक। ठीक है, याद रखना दैट की डिफरेंस। काजी उल कुजुत, हेड ऑफ द जुडिशियल डिपार्टमेंट। मतलब अब इससे आपने क्या सीखा? जुडिशियल डिपार्टमेंट का हेड अलग है और चीफ जस्टिस अलग है। जस्ट इन द सेंस हमारे लॉ मिनिस्टर अलग हैं और हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अलग हैं। ठीक है, तो मतलब लॉ मिनिस्टर क्या कहलाएंगे? आपको मैं समझाने के लिए बता रहा हूं, काजी उल कुजुत। और इसको कुजुत भी पढ़ोगे कहीं जगह, काजी उल कुजुत भी पढ़ोगे। ठीक है, ये भी ठीक है। ओके, और फिर चीफ जस्टिस जो थे वो काजी मुमालिक हुआ करते थे। फिर अमीर आखुर, ठीक है, जो हॉर्सेस का डिपार्टमेंट होता था उसके हेड थे। मतलब ही वाज द इंचार्ज ऑफ, ही वाज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर ऑल द हॉर्सेस। ठीक, आमिर आखुर, याकूत नाम याद आ रहा है, जिनका रजिया सुल्तान से कनेक्शन था उनको याकूत को अपॉइंट करा गया था, आमिर आखुर। ओके, फिर शाहाना ए पील। शाहाना ए पील कौन थे? रॉयल एलिफेंट्स, जस्ट लाइक हॉर्सेस के आपके आमिर आखुर थे, रॉयल एलिफेंट्स का सुपरिंटेंडेंस उसके पास था, शाहाना ए पील। फिर आमिर ए भार, जो आपके रॉयल पोर्ट्स, जो आपके नेवल, या फिर नेवल मतलब ही पोर्ट्स हो गया, जो आपके पोर्ट्स थे, मतलब नेवल ट्रांसपोर्ट और रोड ट्रांसपोर्ट के जो पुलिसिंग, मतलब इनकी देख रेख, इनकी पुलिसिंग, नेवल ट्रांसपोर्ट पोर्ट्स की पुलिसिंग करने का जिम्मा किसके अंदर था? आमिर भार के अंदर। ठीक है, क्लियर? ये सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के मोटे मोटे टर्म्स थे। अब आगे देखिए जरा, अब आगे देखिए प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। ओके ओके, सॉरी फॉर द टेक्निकल ग्लिच, हम वापस हैं। तो अब देख रहे हैं हम क्या, हम प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, प्रोविंसेस में जो ऑफिशियल्स होते थे, आमिर, आमिर कौन? गवर्नर था। ठीक है, प्रोविंस का गवर्नर। उसके बाद फिर आते हैं मुक्तिया वाली। अच्छा, एक मिनट समझो, इक्ता सिस्टम के बारे में सब जानते हैं, अ पीस ऑफ लैंड गिवन टू इक्तादार या फिर एन ऑफिशियल, जिसके क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती थी? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की इक्ताज में और रेवेन्यू कलेक्ट करने की। आप भेज दो सुल्तान को उसका शेयर, उसके बाद जो आपका शेयर बचा वो आपका, जो डिसाइडेड हुआ है। ठीक है, उसको हम लोग इक्तादार बोल देते हैं इन कॉमन एंड लेमैन लैंग्वेज, बिकॉज आपको एनसीईआरटी में भी देखने को मिलेगा और फिर आपको कई सारे हिस्टोरियंस के टेक्स्ट में भी देखने को मिलेगा इक्तादार, लेमैन लैंग्वेज में। बट ऑफिशियल टर्म जो था, जो कंटेम्प्रेरी सोर्सेज में देखने को मिलता है उस टाइम के, दैट इज मुक्ति या वाली। ये था हेड, जो इक्ताज को हेड करता था। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी इनकी? वही, रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉ एंड ऑर्डर एंड टैक्स कलेक्शन इन इक्ताज। ठीक है, ये इक्तादार ही हैं। ठीक है, अब क्या है? नजीर या वकूफ, ये कौन थे भाई? ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग रेवेन्यू फ्रॉम प्रोविंसेस। अब जिम्मेदारी तो दे दी अपने मुक्ति वाली को, लेकिन मुक्ति वाली खुद जाके थोड़ी ना करेगा कलेक्ट। ठीक है, फिर उसके बाद कौन आएगा भाई? उसके बाद आएंगे नाजिर वकूफ। मतलब ये इनको अपॉइंट करता था टू एक्चुअली, हु एक्चुअली ओवरसॉ द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू। ठीक है, इन प्रैक्टिकल ऑन ग्राउंड लेवल, नाजिर या वकूफ। फिर साहिब दीवान, ये एक तरीके से अकाउंटेंट समझ लो तुम। ठीक है, जो भी प्रोविंसेस के अकाउंट्स होते थे उनको मैनेज करता था और फिर उसको आपके ऑडिट के लिए सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के पास यही भेजता था, साहिब दीवान। ठीक है, फटाफट करा रहा हूं, इनमें टाइम नहीं वेस्ट करना है, ये आपके 15 मिनट के अंदर फटाफट रिवाइज होने, 4-5 बार, यू आर प्रिपेयर्ड। ठीक है, शिकदार, शिकदार कौन था? ऑफिसर इंचार्ज ऑफ लैंड मेजरमेंट इन शिक। ठीक, क्लियर? अब देखते हैं डिपार्टमेंट्स, अब देखते हैं डिपार्टमेंट्स। डिपार्टमेंट्स क्या है? दीवाने अर्ज। फटाफट मुझे साथ साथ मैं बताता चलूंगा, कुछ ना मैं बता पाऊं तो आप बताओगे। आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। आप बता पाओगे कि किसने करा था लॉन्च या फिर इंट्रोड्यूस? दीवाने अर्ज, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री, बलबन। ऐसा नहीं है बोलना कि बलबन के पहले मिलिट्री होती रही थी या फिर उनको कोई ओवरसी करने वाला नहीं, बिल्कुल होता था, बट एक तरीके से उसको कंसोलिडेट करना, स्ट्रीमलाइन करना, डिपार्टमेंट को क्या करना, एकदम अच्छे तरीके से जो मिलिट्री की देख रेख करना, एक तरीके से क्या कहते हैं उसको, स्ट्रीमलाइन इज द राइट वर्ड। ठीक है, वो करना। दीवान अर्ज, डिपार्टमेंट को एक शेप दिया बलबन ने। ओके, फिर दीवान वजारत, ये कहता डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस था। ठीक है, ये हमेशा से एग्जिस्ट करता था। ठीक, फिर दीवान काज़ ममालिक, काज़ ममालिक हमने देखा था ना अभी। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस था, कौन हेड करता था? कौन था भाई जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस हेड करता था? और कौन था जो चीफ जस्टिस था? अब भी बताया, बताओ कमेंट सेक्शन में। दीवान इश्तियाक, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशंस, फिरोज शाह तुगलक। किसने भाई? फिरोज शाह तुगलक ने इसको इंट्रोड्यूस करा था। जितने भी स्टेट ऑफिशियल्स थे उनकी पेंशंस को इंश्योर करने के लिए करा गया था। दीवान मुस्तकराज, डिपार्टमेंट ऑफ अरियर्स, अरियर्स मतलब जो भी बकाया है स्टेट का, चाहे वो पीजेंट्स पे हो या किसी और पे हो। ठीक है,
जितना भी बकाया है स्टेट का उसको कलेक्ट करने के लिए, उसको रिकॉर्ड करने के लिए। ये किसने करा था? ये आपके अलाउद्दीन खिलजी। किसका करा? एक सेकंड, हाँ अब ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी। किसने करा था भाई इसको इंट्रोड्यूस? अलाउद्दीन खिलजी। ओके, फिर उसके बाद दीवान खैरात, जो क्या था? डिपार्टमेंट ऑफ चैरिटी। किसने? फिरोज शाह तुगलक। किसने? फिरोज शाह। बहुत गंदा हो रहा है, अंडरस्टैंड, ठीक है, क्लियर कर दिया। अब दीवान डिपार्टमेंट ऑफ खैरात देखो, फिरोज शाह तुगलक, FST। ओके, उसके बाद दीवान कोही, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, फिरोज शाह तुगलक नहीं, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, सोनधार लोन्स एक्सटेंड करे थे, तक्कावी लोन्स एक्सटेंड करे थे, एग्रीकल्चरल फार्म्स बनाए थे एक्सपेरिमेंट करने के लिए। अब विजनरी है ना, विजनरी, इसको कह सकते हो विजनरी मेनियाक, ये था मोहम्मद बिन तुगलक। डिपार्टमेंट ऑफ कोई इसने लॉन्च करा था। दीवान इंशा, डिपार्टमेंट ऑफ कोरेस्पोंडेंस, अभी बताया था मैंने, ठीक है, ये हमेशा से था। दीवान रिसालत, डिपार्टमेंट ऑफ अपील्स, जहां पे अपील्स करी जाती थी अगेंस्ट द डिसीजन। समझ गए? ये थे डिपार्टमेंट्स। अब फटाफट देखते हैं मिसलेनियस और वीडियो कंक्लूड करते हैं। ठीक है, मुगल इंडिया का वीडियो आपको 2 दिन के अंदर मिल जाएगा, पार्ट 2। मिसलेनियस क्या है भाई? फवाजिल, मैंने बताया था आपको, इक्तादार अपने इक्ताद से कलेक्ट करते थे रेवेन्यू और भेजते थे कहां? सुल्तान के पास। जो एक्सेस रेवेन्यू था, सरप्लस रेवेन्यू जो बच जाता था, वो था फवाजिल। इसको सुल्तान की क्या कह लो मर्जी होती थी उनको अलाउ करना कि वो रिटेन करेंगे या नहीं करेंगे। ये चेंज होता है कब? लोधी पीरियड में जाके, जब लोधी अलाउ कर देते हैं इक्तादार को फवाजिल रिटेन करने के लिए, और इक्तदार धीरे धीरे बहुत पावरफुल बन जाते हैं। ये एक रीजन था दिल्ली सल्तनत के डाउनफॉल का। ओके, फिर आता है आपका उश्र। व्हाट इज उश्र? जो मुस्लिम ओन्ड लैंड्स था उस पे जो टैक्स कलेक्ट होता था वो उश्र होता था, और जो लैंड रेवेन्यू और नॉन मुस्लिम्स होता था उसको खरज बोलते थे। फर्क याद रखना, इसका रेट जनरली हाई रहता था, इसका रेट जनरली कम रहता था। ओके, फिर आता है खम्स, वॉर बूटी। मतलब आप वॉर लड़ने कहीं गए, कहीं बैटल लड़ने गए, वहां आपने उनको हरा दिया, उनको खजाना लूट लिया, ये था वॉर बूटी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी का टर्म जब पढ़ोगे तो आपको इसका बहुत मेंशन मिलेगा। ठीक है, खम्स, ज़कात, ये कहता है रिलीजियस टैक्स फॉर मुस्लिम्स। ठीक, ये भी सही है, इजी है। जजिया, सबको पता है टैक्स ऑन नॉन मुस्लिम्स, जजिया। ठीक, किसने हटाया, किसने लगाया? एक ऐसा रूलर था, ये ब्राह्मण से नहीं लिया जाता था, एक ऐसा रूलर था जिसने इसे ब्राह्मण्स पे भी इंपोज कर दिया था, बताइएगा। फिर आता है घरी, घरी वाज द हाउस टैक्स, अलाउद्दीन खिलजी लेकर आए थे इसको। चरज, अलाउद्दीन खिलजी लेकर आए थे। कैटल टैक्स, ठीक है। फिर आपका खरज, लैंड रेवेन्यू नॉन मुस्लिम्स, बता चुका हूं मैं। फिर आता है आपका खालसा। खालसा क्या था? देखो मान लो ये पूरा टेरिटरी है अगर, तो अगर इसमें इतना लैंड ये दे दिया इक्तादार को, इक्ता बना दिया, ठीक है, जो डायरेक्ट कंट्रोल में किसके रहेगा? इक्तादार के, मुफ्तीज के। हालांकि उन्हें आपका सुल्तान ही अपॉइंट करेगा, और देवर नॉट हेरिडेटरी, उसको मेरिट पे सुल्तान ही अपॉइंट करता था। ये सुल्तान का ही लैंड है पर डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं है। पर कुछ लैंड जो सुल्तान के डायरेक्ट कंट्रोल में रहता था उसको खालसा बोलते थे, उसका रेवेन्यू कलेक्शन डायरेक्ट सुल्तान करता था, लॉ एंड ऑर्डर का जिम्मा किसके? डायरेक्ट सुल्तान के हाथ में रहता। दैट लैंड वाज कॉल्ड खालसा, लैंड अदर देन इक्ता अंडर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ स्टेट। ओके, समझ गए? अब क्या भाई, थोड़ा सा और बचा है, देख लो। नहीं बचा है? ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। देखा, ऐसे फटाफट हमने कर लिया, यही 10-15 मिनट के अंदर अगला वीडियो भी लेकर आएंगे, सारे टॉपिक्स फटाफट रिवाइज करेंगे जहां से आपको एज मिल सकता है। ओके, प्लेलिस्ट आप सब्सक्राइब कर लो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, जुड़े रहो हमारे साथ। टारगेट 2025। थैंक यू सो मच।